नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भावना पंत और आज के इस विशेष वीडियो में आपका स्वागत है। आज की प्रस्तुति महिला दिवस को समर्पित है और समर्पित है प्राचीन भारत की सबसे बड़ी महिला फिलोसोफर को। उसका नाम था गार्गी वाचेकनवी। मैं गार्गी की कहानी सुनाऊं उससे पहले एक बात की तरफ आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। विश्व में फिलॉसफी का इतिहास बहुत पुराना है। फिलॉसफी ऐसा विषय है जिसमें पश्चिम के फिलॉसफर का हमेशा बोलबाला रहा। प्लेटो, सुकरात, अरस्तु से लेकर कांट, हीगल, शोपेनहावर, नीत्शे, दुनिया के सारे महान फिलॉसफर की लिस्ट उठाकर देख लीजिए, उसमें एक भी महिला का नाम नहीं दिखेगा। प्राचीन समय में फिलॉसफी को महिलाओं का विषय नहीं माना जाता था, आज भी ज़्यादा नहीं माना जाता। लेकिन प्राचीन भारत में कुछ महिला फिलोसोफर को बहुत सम्मान हासिल था। वेदों और उपनिषदों में ऐसी कई महिलाओं का वर्णन मिलता है जिन्होंने अपने ज्ञान और शोध से संपूर्ण विश्व को चकित कर दिया था। ऐसा करना आसान नहीं था। पुरुषों की दुनिया में एक महिला को अपनी जगह बनाने में आज के आधुनिक युग में ही इतनी मुसीबत झेलनी पड़ती है, तो सोचिए आज से हजारों साल पहले कैसे हालात रहे होंगे। उसके बाद भी वो महिलाएं पुरुष फिलोसोफर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी, अपने प्रश्नों से उन्हें चुनौती दे रही थी और उन्हें बार बार सोचने पर विवश कर रही थी। यह कितनी बड़ी बात है ना। ऐसी 3 महिला फिलोसोफर्स का नाम तो मैं अभी लेना चाहती हूँ। पहली थी सुलभा ब्रह्मवादिनी, दूसरी थी मैत्रेयी और तीसरी थी गार्गी वाचेकनवी। वेदों और उपनिषदों की इन ज्ञानी महिलाओं के बारे में धीरे धीरे अलग वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आज के इस विशेष एपिसोड में मैं बात करूंगी गार्गी वाचेकनवी के बारे में। आइए चलते हैं हजारों बरस पहले वैदिक युग में, जब विदेह के राजा जनक के दरबार में एक बहुत बड़ा शास्त्रार्थ होने वाला था। राजा जनक फिलोसफी के माने हुए विद्वान थे। जब जब भारत में फिलोसफी के इतिहास की बात की जाती है, राजा जनक का नाम जरूर लिया जाता है, चाहे वह योग वशिष्ठ का उल्लेख हो या अष्टावक्र का, चाहे सुलभा ब्रह्मवादिनी की कहानी हो या याज्ञवल्क्य की। राजा जनक न केवल खुद को बल्कि अपने समय के सारे विद्वानों को भी अपने प्रश्नों में उलझाए रखते थे। एक दिन उन्होंने घोषणा की, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे राज्य में सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी कौन है, यानी सबसे बड़ा फिलोसोफर कौन है। मैंने महल के बाहर 1000 गायें बांध रखी हैं। सारी गायों की सींग में बहुत सारा सोना मड़ा हुआ है। जो भी सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी होगा वो सारी गायें उसकी होंगी। उनकी सभा तरह तरह के ज्ञानियों से खचाखच भरी हुई थी, लेकिन फिर भी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उठकर बोले, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। जो भी ऐसा दुस्साहस करता, यह तय था कि सभा में उपस्थित बाकी सारे ज्ञानी उस पर प्रश्नों की बौछार कर देते। किसी को अपने ज्ञान पर इतना विश्वास नहीं था, तो हर कोई अपनी जगह पर शांत बैठा रहा। याज्ञवल्क्य प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे बड़े ब्रह्मज्ञानियों में से एक थे। वो राजा जनक के दरबार में एक रत्न की तरह सम्मान प्राप्त करते हुए रहते थे। जब उन्होंने देखा कोई ज्ञानी अपनी जगह से खड़ा नहीं हुआ, तो वो खुद खड़े हो गए और बोले, सभी जानते हैं यहाँ मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो मैं अपने शिष्यों को आदेश देता हूँ वे बाहर खड़ी सारी गायों को मेरे घर ले जाएं। उनकी बात सुनकर सभा में जैसे बिजली की लहर दौड़ पड़ी। अभी तक किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि खड़ा होकर खुद को सर्वश्रेष्ठ घोषित करे, और याज्ञवल्क्य के खड़े होते ही वहाँ कोलाहल मच गया। कुछ ज्ञानी खड़े हो गए और उन्होंने याज्ञवल्क्य को चुनौती देते हुए उनकी ओर प्रश्नों की बौछार कर दी।
याज्ञवल्क्य ने मुस्कुराते हुए उनके सभी प्रश्नों का जवाब दिया और उन्हें संतुष्ट करके वापस बिठा दिया। इस तरह कुल 7 ज्ञानियों से याज्ञवल्क्य ने शास्त्रार्थ किया और उन्हें पराजित किया। तब याज्ञवल्क्य ने कहा, मुझे चुनौती देने वाला यहाँ कोई और भी है, या मेरा शिष्य गायों को खोलकर घर ले जाए। सभा में सन्नाटा छा गया था। तभी पीछे से एक पतली सी आवाज आई, एक स्त्री की आवाज। पुरुषों से भरी हुई उस सभा में यह कौन सी स्त्री बैठी है? सभी को उत्सुकता हुई। सब पलटकर पीछे देखने लगे। वह गार्गी वाचिकनवी की आवाज थी। वह ब्रह्म ज्ञानियों की सभा में सबसे पीछे बैठी हुई थी। उन्होंने आगे आकर कहा, मैं आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ। उस युग में यह महान साहस की बात थी। याज्ञवल्क्य ने अभी अभी सभा में 7 प्रचंड ज्ञानियों को परास्त कर दिया था। उन याज्ञवल्क्य के आगे एक स्त्री पूरी दृढ़ता और संकल्प के साथ कहती है, मैं आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ। उस स्त्री के पिता का नाम था वचकनु। उनकी बेटी होने के कारण उसकी उपाधि थी वाचकनवी। वह गर्ग ऋषि के वंश में जन्मी थी, इसलिए उसका नाम था गार्गी। गार्गी वाचकनवी बचपन से ही पठन और पाठन और अध्ययन में लगी रहती थी। उस दिन ईश्वर ने उन्हें एक महान अवसर दिया था कि वो भारत के सबसे बड़े ब्रह्मज्ञानी को चुनौती देकर अपना नाम इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज कर ले। फिर तो जनक के दरबार में सब आसन लगाकर बैठ गए। सबको समझ में आ गया था कि भीषण शास्त्रार्थ होने वाला है। याज्ञवल्क्य को कोई नहीं हरा सकता और यह स्त्री हार नहीं मानेगी। इसकी तो आंखों में ही आग है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे माँ सरस्वती खुद मैदान में आ गई हैं। पहले तो गार्गी ने कुछ साधारण प्रश्न किए। फिर उन्होंने जो प्रश्न पूछा, याज्ञवल्क्य को समझ में आ गया कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है। गार्गी के प्रश्न में खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान और सृष्टि विज्ञान का सार था। गार्गी ने पूछा, महात्मन, यह समस्त संसार जल में ओतप्रोत है, तो स्वयं जल किसमें ओतप्रोत है? हो सकता है कि आज आपको लगे यह कैसा साधारण सवाल है, लेकिन संस्कृत के शब्द पर ध्यान दीजिए। ओतप्रोत, प्रश्न का रहस्य इसी शब्द में छुपा हुआ है। जब कपड़ा बुना जाता है तो जो धागा ऊपर से नीचे की तरफ जाता है उसे कहते हैं ओत, और जो धागा आड़े खींचा जाता है उसे कहते हैं प्रोत। तो गार्गी वाचकनवी कह रही हैं, यह समस्त संसार एक कपड़े की तरह बुना गया है, ओत प्रोत है। आज क्वांटम फिजिक्स ये बात कहता है कि अंतरिक्ष की रचना एक फैब्रिक की तरह है। स्पेस एक कपड़े की तरह है, जिसमें एक रेखा खड़ी है, दूसरी रेखा आड़ी है। इस तरह स्पेस टाइम का एक जाल बना हुआ है। तारे और ग्रह इसी फैब्रिक में बॉल की तरह पड़े हैं। कितने आश्चर्य की बात है कि आज से हजारों साल पहले याज्ञवल्क्य और गार्गी लगभग इसी मुद्दे पर एक दूसरे से शास्त्रार्थ कर रहे थे। तो गार्गी ने पूछा, महात्मन, यह समस्त संसार जल में ओतप्रोत है, तो स्वयं जल किसमें ओतप्रोत है? गार्गी के प्रश्न पर चकित होते हुए याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, जल वायु में ओतप्रोत है। गार्गी ने पूछा, तो वायु किसमें ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, वायु आकाश में ओतप्रोत है। तब गार्गी ने पूछा, आकाश किसमें ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य ने फिर चकित होते हुए उत्तर दिया, आकाश अंतरिक्ष में ओतप्रोत है। गार्गी छोड़ने वाली नहीं थी। उन्होंने फिर से प्रश्न किया, और अंतरिक्ष किसमें ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, गंधर्व लोक में।
इस तरह गार्गी अनेक लोगों के संबंध में याज्ञवल्क्य से प्रश्न करती रही। याज्ञवल्क्य सबका जवाब देते रहे, लेकिन साथ ही साथ गार्गी के ज्ञान और साहस पर चकित भी होते रहे। प्रश्नों का सिलसिला अंत में पहुंच गया ब्रह्मलोक पर। गार्गी ने पूछा, ब्रह्मलोक किस में ओतप्रोत है? यहाँ पर याज्ञवल्क्य ने गार्गी को रोक दिया। वह जोर से बोले, बस अब कोई प्रश्न नहीं। गार्गी, आप अब अति प्रश्न कर रही हैं। इस प्रश्न का उत्तर देने की अनुमति नहीं है। यदि आप और प्रश्न करेंगी तो आप विक्षिप्त हो जाएंगी, आपका सिर धरती पर गिर जाएगा। गार्गी को पता था, यदि याज्ञवल्क्य ने यह बात कह दी है तो संसार के किसी भी ज्ञानी को चुप रहना होगा। पूरा सभागार चुप हो गया था। सब याज्ञवल्क्य के मौन और गार्गी की मुस्कान को देख रहे थे। कौन जीता कौन हारा, इस बात का निर्णय भले ही नहीं हो पाया था, लेकिन पूरे सभागार में गार्गी की सराहना हो रही थी। पूरे सभागार में ऐसा कोई नहीं था जो याज्ञवल्क्य के सामने इतनी देर तक टिका रह सके। कुछ देर सन्नाटा रहने के बाद जब ऐसा लगा कि शास्त्रार्थ अब समाप्त हो गया है, तब गार्गी ने एक बार फिर अपना हाथ ऊपर किया। याज्ञवल्क्य तो मानो हैरान रह गए। बोले, अब कौन सा प्रश्न बचा रह गया है देवी गार्गी? गार्गी ने कहा, जैसे युद्ध में एक महान धनुर्धर मात्र 2 तीर लेकर पहुंच जाता है कि बड़ी से बड़ी सेना को मैं इन 2 तीरों से परास्त कर दूंगा। मैं भी आपके सामने मात्र 2 प्रश्न रखती हूँ। यदि आपने इसका संतोषजनक उत्तर दे दिया तो मैं आपको मान जाऊंगी। मेरे 2 प्रश्न हैं, अक्षर तत्व क्या है, ब्रह्म तत्व क्या है, इनका निरूपण कीजिए। याज्ञवल्क्य ने गहरी सांस ली, मुस्कुराए और दोनों का सुंदर उत्तर दिया, जिससे गार्गी संतुष्ट हो गई। उन्होंने हाथ जोड़कर पूरी सभा से कहा, मैं जानती थी मेरे इन दोनों प्रश्नों का सही उत्तर याज्ञवल्क्य के अलावा कोई नहीं दे सकता था। सभा में याज्ञवल्क्य से बड़ा ब्रह्मज्ञानी कोई नहीं है। मैं आपका जय घोष करती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ। इतना कहकर गार्गी वाचक्नवी अपनी जगह पर बैठ गई, लेकिन याज्ञवल्क्य नहीं बैठ पाए। संसार का सबसे बड़ा फिलोसोफर एक स्त्री के आगे हाथ जोड़कर खड़ा था। इतना कहकर गार्गी वाचक्नवी अपनी जगह पर बैठ गई, लेकिन याज्ञवल्क्य नहीं बैठ पाए। संसार का सबसे बड़ा फिलोसोफर एक स्त्री के आगे हाथ जोड़कर खड़ा था। उन्होंने राजा जनक से आग्रह किया कि गार्गी वाचक्नवी को सम्मानित किया जाए। राजा जनक ने गार्गी के ऊपर अपना खजाना खोल दिया, लेकिन गार्गी को सोना चांदी थोड़ी चाहिए था। वह ज्ञान की देवी, ज्ञान की उपासक, उन्हें मात्र ज्ञान से मतलब था। राजा जनक ने गार्गी को ससम्मान अपने नवरत्नों में शामिल किया। आगे चलकर गार्गी ने ऋग्वेद के कई मंत्रों की रचना की। बृहदारण्यक उपनिषद में उनका वर्णन विस्तार से है। यही नहीं, उनकी फिलॉसफी छांदोग्य उपनिषद में भी उनके नाम से लिखी हुई है। उन्होंने याज्ञवल्क्य के साथ भविष्य में और अधिक संवाद किया। दोनों की वह दार्शनिक बातें योग याज्ञवल्क्य नामक ग्रंथ में लिखी हुई थी। गार्गी को ऋषियों ने ब्रह्मवादिनी की उपाधि दी। तो मित्रों, ऐसी थी गार्गी वाचक्नवी। उस दिन राजा जनक के दरबार में जब उन्होंने शास्त्रार्थ की शुरुआत की थी, तब उन्हें पता था कि याज्ञवल्क्य से वो जीत नहीं पाएंगी, लेकिन उस दिन उन्होंने पूरे इतिहास को यह दिखा दिया कि उस सभा में एक धाकड़ स्त्री मौजूद थी। हार जीत तो दूर की चीज होती है, बस आज यह देखने की बात है कि उस जमाने में वहाँ एक धाकड़ स्त्री आई थी। तो मित्रों, कैसा लगा आज का यह एपिसोड? वेद, पुराण, उपनिषद और भारतीय संस्कृति से जुड़ी कथाओं के लिए
मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मिलूंगी अगली कथा के साथ। तब तक मैं डॉक्टर भावना पंत आपसे आज्ञा लेती हूँ। नमस्कार।